प्रेम में खुद प्रेममय हो जाना, यही तो है प्रेम की ऊंचाई। और दुनिया के इतिहास में प्रेम गाथा में जो सुनहरे पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से जो नाम दर्ज हैं वो हैं लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोहनी महिवाल, रोमियो जूलियट, बाज बहादुर और रूपमती। प्रेम में पा लेना से बड़ा हो जाता है, उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। और ऐसा ही तो कुछ किया था बाज और रूप ने अपने प्रेम के लिए, जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मांडू जाना जाता है अपनी स्थापत्य कला के लिए, मांडू जाना जाता है बाज और रूपमती के प्रेम के प्रतीक के रूप में। मांडू जाना जाता है उस 40 कोस बहती दूर माँ रेवा के लिए, और मांडू जाना जाता है उस प्रेम के साक्षी के रूप में। तो आज हम इस मांडू में उसी बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम की दास्तान को सुनेंगे। उसी मांडू में बाज और रूपमती के प्रेम के अंकुरण की कथा, उसी मांडू में बाज और रूपमती के उस अंकुरण के फलीभूत होने की कथा, उसी बाज और रूप के प्रेम में सब कुछ न्यौछावर कर देने की कथा। सुनते हैं आज हम ये कथा, मांडू में प्रेम, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम की कथा। अकबर के दरबार में ये दो बंदिशें न जाने कितनी देर से चलती रही थी, मानो तबला और सारंगी पर लफ्ज नहीं खुद विरह थिरक रही हो। और फिर अचानक गायक ने आलाप की राह छोड़ ख्याल की पगडंडी पकड़ ली, और इन पगडंडियों पर एक एक लफ्ज ऐसे फिसलता रहा मानो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर। और तभी अचानक गायक को जैसे एक झटका सा लगा, रूह उसकी कौन सी गई और वो गायकी एक झटके के साथ रुक गई, फिर कभी ना गाए जाने के लिए। अकबर जैसे सपने से जागा। आज तक उसने जितनी भी गायकी सुनी थी ये उससे एकदम नई थी, एकदम हटकर। नहीं, बात बेहतर या कमतर की नहीं थी। यूं अकबर के दरबार में कई गायक आए, उन्होंने कई ने या तो ध्रुपद गाया या फिर ख्याल, लेकिन आज जो अकबर की महफिल में हुआ था वो उससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि गायक ने ध्रुपद और ख्याल को यूं मिला दिया था मानो फागुन के रंग एक दूसरे से मिलकर भी एकदम जुदा, एकदम नए से। अकबर ने उस गायक की तरफ देखा, वो नीली हंसी सूरत वाला गायक अब भी आंखें मूंदे, सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। अकबर जानता था कि वो गायक इस समय कहाँ है। फिर न मालूम अकबर को अपने ही दरबार की हवा कुछ गुनाहगार सी लगने लगी। तखलिया, और केवल एक लफ्ज मुगल बादशाह के मन की कैफियत को जानने के लिए काफी था। और फिर आधी घड़ी से भी कम वक्फे में पूरा दरबार बिना किसी आवाज के खाली हो गया। जाते हुए अकबर का मन उस गायक को आवाज देने का हुआ, किंतु न मालूम क्या सोचकर वो दरबार से रुखसत हो लिया, क्योंकि वो जानता था इस समय गायक की रूह, उसका मन कहीं और है। वो कहीं और पहुंच चुका है गुजरे हुए वक्त में अपनों के साथ, जहां थी वो खनकती हुई आवाज, वो हंसी, वो निश्चल प्रेम, वो मारेवा का किनारा। तो कहीं दूसरी ओर था षड्यंत्र, साजिश, युद्ध और थी मृत्यु। शेर शाह सूरी, पहला अफगानी सुल्तान जिसने भारत में अफगानी सल्तनत की नींव डाली, उन्हीं का सेनापति था शुजात खान। शुजात खान बेहद पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसी के दो पुत्र मलिक बायजीद और मलिक मुस्तफा खान
मलिक बायजीत जहां एक और कुशल सैनिक था, वहीं दूसरी ओर संगीत का बेहद जानकार। ऐसा कोई भी राग नहीं था जिसे वो जानता नहीं था, और शिकार में उतना ही प्रवीण। वो अपने शिकार पर ऐसे झपट पड़ता मानो कोई बाज हो। उसकी दृष्टि बाज की तरह ही पैनी थी। वो उसके हाथ से आज तक कोई भी शिकार बचकर वापस जा नहीं पाया था। यही कारण था कि वो बाज बहादुर के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये था बाज बहादुर। उसी का भाई मलिक मुस्तफा खां, उसको रायसेन की जागीर मिली और बाज बहादुर को सारंगपुर की। सारंगपुर ही वह स्थान था जहां पर बाज बहादुर की मुलाकात रूपमती से हुई। रूपमती यदुराय की पुत्री। यदुराय से ही उसे वीणा वादन और गायन की शिक्षा मिली। शास्त्रों की पूरी जानकारी उसे यदुराय से मिली। अरबी भाषा की जानकारी, अरबी भाषा की उसे बहुत सारी जानकारी थी, जिसमें रूपमती लिखा करती थी। वो बहुत अच्छी कवयित्री भी थी और ये अरबी भाषा उसने अपने पिता के मित्र मौलवी साहब से सीखी। यदुराय चूंकि सारंगपुर के जागीरदार हुआ करते थे, उनके पूर्वज, किंतु उनकी जागीरदारी को मानो दीमक सा लग गया और अब वो पूजा पाठ और गायन से अपना जीवन यापन करते। रूपमती धीरे धीरे गायन, वादन और लेखन में कुशल और कुशल होती गई और वे अच्छी कवयित्री भी बन गई। एक और जहां बाज बहादुर धीरे धीरे मालवा पर अपना परचम फैलाता जा रहा था, वो कब्जा करता जा रहा था। धीरे धीरे उसने उज्जैन और मांडू पर कब्जा कर लिया और वो मालवा का सुल्तान बनने की ओर अग्रसर था। किंतु उसी का भाई मलिक मुस्तफा खां किसी षड्यंत्र का शिकार हो अपने भाई का खून का प्यासा बन बैठा और उसने मांडू पर आक्रमण कर दिया। किंतु अपने सामने मांडू की इतनी विशाल सेना को देखकर उसने हार मान ली, अपने घुटने टेक दिए। किंतु बाज बहादुर दुखी था कि सिर्फ एक जागीर के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो गया। उसने मलिक मुस्तफा खां की जान तो बख्श दी, किंतु उसमें कभी फिर मांडू न आने की चेतावनी के साथ मांडू और मालवा में उसका प्रवेश निषेध कर दिया गया। सिर्फ इसी शर्त पर उसने उसकी जान बख्शी। रायसेन पर कब्जा करने के बाद बाज बहादुर धीरे धीरे गोंडवाना की तरफ बढ़ा, किंतु वहां रानी दुर्गावती के हाथों मिली हार के बाद उसने अपना पूरा वक्त शिकार और संगीत को दे दिया, साथ ही सैन्य शक्ति बढ़ाने की ओर अपना ध्यान लगा दिया। ऐसी ही एक दोपहर थी, शायद ईश्वर ने आज ही का दिन मुकर्रर किया था रूपमती और बाज बहादुर की मुलाकात का। बाज बहादुर आज सुबह से शिकार को निकला था, लेकिन उसके हाथ अब तक कोई शिकार नहीं मिला था। उसे अपने पर ही बहुत खींच और झुंझलाहट हो रही थी कि उसने आज ही का दिन क्यों तय किया शिकार करने के लिए। इसी खींच और झुंझलाहट के साथ वो चले जा रहा था अपने घोड़े पर सवार होकर, और उसने न मालूम किस ख्याल से अपना घोड़ा उस नदी की तरफ मोड़ दिया। और तभी दूर एक आवाज, एक गुनगुनाहट उसी का तो रास्ता तक रही थी मालूम। उस गुनगुनाहट ने बाज बहादुर का ध्यान खींचा। ऐसा नहीं था कि वो इस क्षेत्र से नावाकिफ था, यूं पहले भी कभी इस नदी किनारे आया हो, लेकिन ऐसी गुनगुनाहट उसने आज से पहले कभी सुनी नहीं थी। और वो बस उस गुनगुनाहट की तरफ अनायास बढ़ता गया। न मालूम कि इस बेख्याली से उसने अपना घोड़ा उस ओर घुमा दिया। वो जानता था कि गायिका शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी है। वो क्योंकि बाज बहादुर खुद शास्त्रीय संगीत का अच्छा जानकार था, खुद वो बहुत अच्छा गायक और संगीतकार था।
वो समझ गया कि जरूर ये गायिका कुशल, शास्त्रीय संगीत में कुशल है। जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि गायिका आंखें मूंदे बस गाई चली जा रही है। उसके कंठ से मधुर झरना फूटे जा रहा था। उसके गीत, बोलों, सुरताल और लयों के समन्वय ने ऐसा समा बांधा कि बाज बहादुर सब कुछ भूलकर बस उस गीत में खो गया। उसकी तंद्रा टूटी तब जब वो गाना खत्म हुआ। वाह, ख्याल गायकी में आप बेमिसाल हैं। न केवल आप बहुत खूबसूरत वरन श्रेष्ठ गायिका भी हैं। खादिम का सलाम स्वीकार करें। किसी अजनबी के मुख से यूं प्रशंसा के भाव सुनकर गायिका ने चौंक कर पूछा, कौन है आप और यहां कैसे आ गए? जी, गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं। खादिम का नाम बाज बहादुर है। आपके गीत के सम्मोहन से यहां खींचा चला आया। हमारा सलाम स्वीकार करें। बाज बहादुर? मालवा के सुल्तान बाज बहादुर? जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आप रूपमती हैं। रूपमती के पास खड़ी उसकी सखी ने उत्तर दिया। रूपमती? वाह, ईश्वर ने आपको गायकी के साथ साथ खूबसूरती का वरदान भी दिया है। आपसे भेंट हमारी खुशनसीबी है। हमने आपका काफी वक्त ले लिया, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाज बहादुर ने नमस्कार कुछ ऐसे ही नहीं कहा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। रूपमती बाज बहादुर के संगीत से तो प्रभावित थी ही, आज उसके व्यवहार कुशलता, शालीनता और आकर्षक व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो गई और बाज बहादुर को दूर घोड़े पर सवार जाते हुए देखती रही। बाज बहादुर सारंगपुर में अपने महल तो आ गए, लेकिन उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि अपना मन तो वो वहीं उस नदी किनारे छोड़ आए थे, उन स्वरों में, उस गायकी में। बाज बहादुर का मन दिन रात उसी देवकन्या, उसी स्वर साम्राज्ञी की कल्पना करता, उसकी तस्वीरें बनाता। उसका मन उसी कल्पना में रहता। कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी उसी रूप कन्या के साथ उस नदी किनारे टहलने निकल जाता। बाज बहादुर रूपमती से मिलने के लिए आतुर था, बेसब्र था। और बाज बहादुर की कल्पना को रूप के पंखों से उड़ान मिल गई और वो उसी पर सवार होकर प्रेम के सागर में डुबकी लगाता, क्योंकि प्रेम में डूबना ही तो प्रेममय हो जाना है ना। तभी तो बकौल अमीर खुसरो, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो प्रेम में डूबना ही तो प्रेममय हो जाना है। प्रेम में डूब कर तो देखिए। प्रेम से ही तो सारे जग में सृजन है और इसी प्रेम का बीज बाज बहादुर के मन में, उसके दिल में बन चुका था। और इसी प्रेम के लिए इतिहास, ये समय साक्षी रहेगा कि वो प्रेम के लिए क्या कथा लिखी जाएगी इतिहास में।
धीरे धीरे रूपमती और बाज बहादुर की मुलाकातें होने लगी और बाज बहादुर बहुत जल्द ये जान गया कि रूपमती न केवल गायन, वादन और नृत्य में ही प्रवीण नहीं, बहुत अच्छी कवियत्री भी है। और आखिरकार एक दिन बाज बहादुर ने रूपमती के समक्ष प्रस्ताव रख ही दिया। रूप, आप अगर मांडू पधार कर हमारी और हमारे कलाकारों की संगीत साधना में सहयोग देंगी तो हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जिस तरह मियाँ तानसेन ने आगरा को, बैजू बावरा ने वृंदावन को और गौज मोहम्मद खां ने ग्वालियर को ध्रुपद गायकी का केंद्र बना रखा है, आपकी गायकी मालवा और निमाड़ को ख्याल गायकी का तीर्थ बना देगी। रूपमती यूं सहसा बाज बहादुर के इस प्रस्ताव को देखकर चौंक सी गई। वो बस उसकी आंखों में देखती रही और कुछ देर देखती ही रही। उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, बास, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे को तहे दिल से चाहते हैं। मैं पूर्ण हृदय से आपसे प्रेम करती हूं। आप मालवा के सुल्तान और मैं साधारण सी ग्राम कन्या, किंतु मैं हमारे प्रेम में उस राजा रानी की कहानी नहीं चाहती। हमारा प्रेम दैहिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम की मिसाल बनना चाहिए। ये कहते कहते रूपमती भावुक हो गई थी। वो बाज बहादुर की आंखों में एकटक बस देखे चली जा रही थी। उसकी आंखों से प्रेम का झरना फूटे जा रहा था। उसकी चमक बता रही थी, उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि प्रेम को देह से ऊपर उठाकर किस तरह उसका आनंद लिया जा सकता है। उसने कहा, बास, रूप तुम्हारी अनुगामी बनेगी। उसने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया है। रूप तुम्हारी होकर तुम्हारे साथ मांडू चलेगी, लेकिन तुम्हें रूप के आराध्य को, उसकी माँ रेवा को मांडू लाना होगा। बाज बहादुर रूपमती की आंखों को देखे जा रहा था। देख रहा था कि उसने अपनी विरह की चिंता किए बगैर अपना प्रण बाज बहादुर के समक्ष रख दिया था। अपनी प्रेम की चिंता किए बगैर अपना प्रण बाज बहादुर के समक्ष रख दिया। प्रेम से कहीं ऊंचा था उसका आराध्य। यूं बाज बहादुर नर्मदा के प्रति रूपमती के प्रेम को जानता था, उसके प्रति आकर्षित भी था, किंतु वो ये नहीं जानता था कि यही प्रेम एक दिन उसके लिए उसकी प्रेम की परीक्षा के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बाज बहादुर ने ना कोई जिरह किया, ना कोई प्रश्न, ना कोई सवाल, बस अपने प्रेम को आमीन कहकर वो जा चुका था, क्योंकि उसे अपनी रूप के प्रण को पूरा करना था ताकि अपनी रूप को वो मांडू ला सके, रूपमती को रानी रूपमती बना सके। यूं सामान्य शब्दों में देखा जाए तो रूपमती की ये शब्द या ये प्रेम, ये प्रण, ये सामान्य सा दिखाई देता है, किंतु रूपमती का माँ रेवा को मांडू में लाना उस विदुषी, हिंदी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाली, अपने संगीत से पूरे मालवा में अपनी पहचान बनाने वाली उस दूरदर्शी रूपमती की मंशा कुछ और थी। वो चाहती थी मालवा को सुरक्षित रखना, मालवा को भौगोलिक दृष्टि से उन्नत और समृद्ध बनाना। और ये काम इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए किसी कठोर और कठिन लक्ष्य की आवश्यकता थी, और बाज ही वो था जो रूप के प्रेम में ये सब कर सकता था। और बाज बहादुर को ये प्रण पूरा करना था। मालवा के मांडू के दक्षिणी भाग में एक खड़ी चट्टान के ऊपर
रूपमती का महल बनना शुरू हुआ। उसकी छत से दूर बहती मारेवा दिखाई देती थी और मालवा का पूरा पाट। यहां से देखने पर पता लगा कि यही वो स्थान है जहां से माँ रेवा के तो दर्शन होते ही हैं, साथ ही मालवा की ओर बढ़ते हुए दुश्मन के सारे खतरे को यहाँ पर देखा जा सकता था। तो बाज बहादुर को वो प्रण पूरा करना था अपनी रूप को पाने के लिए, और वो प्रण को पूरा करने की ओर अग्रसर था। तो ये प्रण पूरा होना अभी शेष था, अभी शेष था उसकी शर्त को पूरा होने में, क्योंकि अभी तो काफी कुछ घटित होना बाकी था ना। तो आज ये इतनी सी कहानी घटित होना बाकी है, सुनेंगे हम। जो कहानी है हमारी, ये हमने इसको आज यहीं तक विराम दिया है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे।